नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रैंक अपडेट से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को हुआ था, जिसमें ये खबर सामने आया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है और बदले में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को या ऑर्का को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अब ये अपडेट सुनने को काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने इस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया था और हमारे कुछ जाने माने डिफेंस चैनल भी इस अपडेट को पोस्ट कर दिए। तो इस वजह से काफ़ी लोग इस खबर को सच मानने लगे थे। अब ये सारा प्रैंक अल्फा डिफेंस की तरफ से शुरू किया गया था और ट्विटर में पोस्ट किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल किया जा रहा है। अब इसके बाद TV9 की तरफ से इस ट्वीट को शायद मजाक के नज़र से ना देखकर सीरियसली उठा लिया गया और इसमें कुछ तड़का वगैरह लगाकर एक लंबा चौड़ा खबर वहाँ पे पेश कर दिया गया, जिस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। बाद में खुद अल्फा डिफेंस ने ट्वीट कर ये बात बताया भी था कि एक मजाक था, लेकिन तब तक न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। तो जितने भी लोग उस खबर को सच मान रहे थे, अब आप सब समझ जाओ कि वो एक अप्रैल फुल प्रैंक था, लेकिन फिर भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर अभी जितना डिले हो चुका है, इसके जगह पर हमें सीरियसली ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अभी इस टेंडर में सिलेक्ट किए गए एयरक्राफ्ट हमको 2029 के बाद ही डिलीवर होने वाले। इससे अच्छा वही था कि हम शुरू से ही इस टेंडर को कैंसिल करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने पर फोकस करते, ताकि 2030 के आसपास हम इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते। लेकिन अभी हम पिछले 10 सालों से सेम टेंडर को बार बार रिफ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं और 10 साल से अगर हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते तो अभी तक हम इसमें काफ़ी आगे पहुंच चुके होते। लेकिन फिर भी हमारी जो फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एक बहुत बड़ी लूप होल है, जिसके बारे में हम जल्दी बात करने वाले हैं। अगला अपडेट J-35 की तरफ से है, जो कि चाइना का दूसरा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना खास करके अभी अपनी नेवल ऑपरेशन के लिए डेवलप कर रहा है और आगे चल के चाइना इसको अपनी कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है और अभी इसे पाकिस्तान की तरफ से भी एक्वायर किया जाने वाला था। रिसेंटली ट्विटर में इस एयरक्राफ्ट की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट की इंजन से ब्लैक स्मोक निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्मोक इंजन में कोई खराबी होने की वजह से निकल रहा है। टेक्निकली जिस तरीके से MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली RD-33 सीरीज के इंजन में नॉर्मली ब्लैक स्मोक जनरेट करते हैं और बिना आफ्टर बर्नर किए ब्लैक स्मोक निकलता रहता है, ठीक वैसा ही सीन अभी चाइना के इस नए एयरक्राफ्ट के साथ भी देखने को मिल रहा है। चाइना की तरफ से पब्लिश किए गए डाटा के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में चाइना की तरफ से अभी WS-19 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे चाइना की तरफ से अपनी WS-13 इंजन से डिराइव करने की बात की जा रही है। और अगेन ये जो WS-13 इंजन है, इसको चाइना की तरफ से रशियन ऑरिजिन RD-33 सीरीज के इंजन से डिराइव किया गया था। तो बात फिर से घूम फिर कर वहीं पे आ जाती है और जिस तरीके से RD-33 सीरीज के इंजन से धुआं निकलता था, ठीक वैसा ही स्मोक अभी चाइना की WS-19 सीरीज के इंजन में भी देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंजन खराब है, लेकिन इसी बात को लेके J-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि आज तक किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में, यानी कि अब तक डेवलप किए गए किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ब्लैक स्मोक को देखा नहीं गया है और इससे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के ऊपर भी काफी असर पड़ता है और ये बहुत ही आसानी से रडार पर नजर आ जाता है और ऊपर से विजुअली इस एयरक्राफ्ट को स्पॉट करना भी और ज्यादा आसान होने वाला है। और अगर चाइना सेम इंजन के साथ J-35 या इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि FC-31 को बनाता है, यानी कि मास प्रोडक्शन में इसी इंजन के साथ इसको एंटर किया जाता है, तो आगे चल के इसका स्टेल्थ पैरामीटर काफी हद तक रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर की तरफ से है, जिनको अभी इंडियन एयरफोर्स की सबसे ताकतवर हेवी अटैक हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है। लेकिन कल ये खबर सामने आया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स के अपाची हेलीकॉप्टर को किसी टेक्निकल इशू की वजह से लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है और इस वजह से जो हेलीकॉप्टर है उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसमें मौजूद दोनों पायलट सही सलामत है, जो कि अच्छी बात है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताए गए डाटा के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर कल अपनी रूटीन मिशन पर था, जब पायलट की तरफ से इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट नोटिस किया गया और इसी वजह से हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी। अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं है,
इससे पहले 2 से 3 बार अपाचे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। अब इस वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अपाचे हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ी है या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि टेक्निकली ये सभी के सभी नए मशीन्स हैं तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगर यूएस आर्मी की बात करें तो पिछले 2 महीनों के अंदर यूएस आर्मी की तरफ से भी अपाचे हेलीकॉप्टर की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में यूएस आर्मी की 4 अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं। पहला 13 फरवरी में, दूसरा 23 फरवरी में, तीसरा 25 मार्च को, चौथा 27 मार्च को क्रैश हुआ था। और इतने फ्रीक्वेंट टाइम पर लगातार सेम हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपाचे हेलीकॉप्टर की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर सवाल करने पर मजबूर कर रहा है। अगला अपडेट एचएएल की कैट्स मैक्स प्रोग्राम की तरफ से है, जिसे कॉम्बैट टीमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर कई सारे सब सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें कैट्स ओमका, कैट्स हेल, कैट्स वॉरियर, कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा ऐसे सिस्टम मौजूद है। ये सभी अलग अलग तरह के वेपन प्लेटफॉर्म है, जिनमें से कैट्स ओमका एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है, कैट्स वॉरियर एक ड्रोन होने वाला है जो कि लॉयल विंगमैन की तरह ऑपरेट करने वाला है, कैट्स अल्फा स्वाम लॉटरिंग मुनिशन की तरह काम करने वाला है, कैट्स हंटर एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की तरह काम करने वाला है और कैट्स इन्फिनिटी एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन की तरह ऑपरेट करने वाला है जो कि एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म होने वाला है। धीरे धीरे करके इन सभी सिस्टम को एचएएल और न्यू स्पेस की तरफ से डेवलप किया जा रहा था और रिसेंटली कैट्स इन्फिनिटी का एक टेस्ट भी किया जा चुका है, जिसके बाद अभी पता चला है कि एचएएल की तरफ से इन सभी सिस्टम को एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने का प्लान भी किया जा रहा है। और इसके लिए एचएएल की तरफ से अभी तेजस की एक ट्रेनर वेरिएंट को मॉडिफाई करने का फैसला किया गया है, जिसे अभी तेजस मैक्स कहा जाएगा और ये कैट्स मैक्स सिस्टम का मेन मदरशिप होने वाला है, जिससे इन बाकी सभी सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकेगा। एचएएल के मुताबिक वो 2025 से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को तेजस मैक्स स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना स्टार्ट करने वाला है, जिसके बाद 2026 तक या 2025 की एंड तक की कैट्स मैक्स सिस्टम की पहली टेस्ट को कंडक्ट किया जा सकेगा। कंप्लीटली डेवलप होने के बाद हम एक ही तेजस से एक साथ ऊपर बताए गए एक सभी सिस्टम को लेके जा सकते हैं और एक ही तेजस से सभी वेपन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मिनिमम ह्यूमन रिस्क को डाले ही हमको काफी लॉन्ग रेंज की अटैक और काफी वेराइटी ऑफ अटैक करने की काबिलियत देने वाला है। अगला अपडेट सुपर सुखोई की तरफ से है। अभी जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की लगभग 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया जा चुका है, जिसमें से पहले फेज में 84 सुखोई को अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें सुखोई की कंप्लीट एवियोनिक्स, रडार्स, आईआरएसटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस किया जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा अभी सुखोई में एक और बहुत बड़ी चेंज होने वाली, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में सुखोई की सर्वाइविलिटी को कई गुना बेहतर कर सकता है। अब Su-30 MKI की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है और काफ़ी हैवी वेपन लोडआउट के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है, लेकिन साइज में बड़े होने की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है और ये मॉडर्न वॉरफेयर में सुखोई के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाती है, क्योंकि दुश्मन के रडार सुखोई को काफ़ी दूरी से ही डिटेक्ट कर लेते हैं और ऐसे में भले ही सुखोई के पास कितना ही फार पार मौजूद हो, लेकिन दुश्मन पहले इनके ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से इनको डिफेंसिव होके ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इसका एक तोड़ निकालने की कोशिश किया गया है। रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से एक रडार ऑब्जर्विंग मेटल पेंट को डेवलप किया गया था, जिसको अभी मास प्रोडक्शन में एंटर करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी डीआरडीओ के क्लेम के मुताबिक इस पेंट को अगर Su-30 MKI के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये 90% के आसपास इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर सकता है और अगर इनको सुखोई में इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी रडार क्रॉस सेक्शन कई गुना तक कम भी हो सकता है, जिससे हमारे सुखोई कंप्लीट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इसका जो एक्चुअल RCS है वो कई गुना कम हो जाएगा। जिस वजह से मान लीजिए जब दुश्मन पहले इनको 100 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करते थे, वो अभी इनको 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर या उससे कम दूरी पर डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे हमारे सुपर सुखोई की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई गुना तक बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।